सर्दियों का मौसम था। जनवरी की शुरुआत हो चुकी थी और इस बार ठंड ने जैसे सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। चारों तरफ बर्फ की चादर बिछी हुई थी। हर साल की तरह इस बार भी हमारी दोस्त मंडली ने एक छोटा सा ट्रिप प्लान किया था। मैं, रजत और हमारा तीसरा दोस्त निखिल, हम तीनों हमेशा सर्दियों में ऐसी एडवेंचर ट्रिप्स पर जाया करते थे। लेकिन इस बार की यात्रा, ये हमारे जीवन की सबसे खौफनाक याद बनकर रह गई। रजत का एक पुराना फार्म हाउस था जो शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाके में था। उसने हमेशा से हमें वहां ले जाने की बात की थी, पर हम कभी प्लान बना नहीं पाए। लेकिन इस बार जैसे ही ठंड की छुट्टियां शुरू हुईं, उसने जोर देकर कहा, इस बार तुम्हें मेरे फार्म हाउस पर चलना ही होगा। वहां से बर्फबारी का नज़ारा सबसे खूबसूरत लगता है। मैं और निखिल मान गए। हमने अगले दिन सुबह की बस पकड़ने का प्लान बनाया। रजत ने पहले ही वहां जाकर सब कुछ तैयार कर दिया था। सफर की शुरुआत हम तीनों सुबह करीब 9 बजे शहर की भीड़भाड़ से दूर निकल पड़े। रास्ता बर्फ से ढका हुआ था और चारों तरफ सिर्फ सफेद रंग ही दिख रहा था। हमारी गाड़ी फार्म हाउस की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे रास्ता और सुनसान होता जा रहा था। निखिल ने मजाक में कहा, रजत, कहीं ये तुम्हारा फार्म हाउस किसी भूतिया जगह पर तो नहीं है? रजत ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे नहीं, लेकिन सुनसान तो है। वैसे भी भूत प्रेत जैसी बातें सिर्फ कहानियों में होती हैं। लेकिन निखिल का मजाक जल्द ही हमारी हकीकत बन जाएगा, यह हमें तब नहीं पता था। फार्म हाउस पर पहुंचना, शाम के करीब 5 बजे हम फार्म हाउस पहुंचे। फार्म हाउस बिल्कुल वैसा ही था जैसा रजत ने बताया था। पुराने जमाने की बड़ी बड़ी खिड़कियां, लकड़ी के दरवाजे और चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़। ठंड इतनी ज्यादा थी कि हमारी सांसें धुएं की तरह बाहर निकल रही थीं। अंदर जाते ही हमने देखा कि रजत ने कमरे को अच्छे से तैयार किया हुआ था। लकड़ी की आग जल रही थी और माहौल गर्म और सुकून भरा लग रहा था। हमने अपना सामान रखा और आराम करने लगे। रजत ने बताया कि फार्म हाउस के पास एक पुराना कुआं है जिसे गांव के लोग भूतिया कुआं कहते हैं। मैंने और निखिल ने इसे सिर्फ एक और लोक कथा मानकर टाल दिया। रात का अंधेरा रात के करीब 10 बज चुके थे। हमने खाना खाया और फार्म हाउस के बाहर एक छोटी सी जगह पर आग जलाकर बैठ गए। चारों तरफ खामोशी थी, सिर्फ जंगल की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थीं। अचानक हमें लगा कि कोई हमारी तरफ देख रहा है। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। रजत ने भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद हम तीनों को वही फीलिंग हुई। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल के अंधेरे से कोई हमें देख रहा हो। मैंने कहा, शायद ये हमारा वहम है, ठंड में अक्सर ऐसा लगता है। लेकिन तभी पास के पेड़ों के बीच से किसी के चलने की आवाज आई। सूखी पत्तियां चरमरा रही थीं। हमने टॉर्च जलाकर उस दिशा में देखा, कोई नहीं था। निखिल ने थोड़ी घबराहट भरी आवाज में कहा, यह अजीब है, यहां तो कोई जानवर भी नहीं दिख रहा। हमने खुद को समझाया कि शायद हवा की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन हमारे दिलों में कहीं ना कहीं डर ने अपनी जगह बना ली थी। साए का दिखना, हम अंदर जाकर सोने की तैयारी करने लगे। कमरे में 2 बड़े बिस्तर थे। मैं और रजत एक बिस्तर पर थे, जबकि निखिल दूसरे पर। हम सोने ही वाले थे कि अचानक खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। हम तीनों हड़बड़ाकर उठे। रजत ने खिड़की की तरफ देखा, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा था। तभी एक सफेद साया खिड़की के बाहर से गुजरा। निखिल चिल्लाया, यह क्या था? रजत ने धीरे से कहा, शायद कोई जानवर, या उसकी आवाज कांप रही थी। हमने खिड़की बंद कर दी और लाइट्स बंद कर दी, लेकिन बाहर से खटखटाने की आवाजें लगातार आती रहीं। खिड़की बंद करने के बाद भी हमारा दिल तेजी से धड़क रहा था। खटखटाने की आवाजें लगातार बढ़ती जा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानबूझकर हमें डराने की कोशिश कर रहा हो। रजत ने अपनी कांपती आवाज में कहा, हमें बाहर जाकर देखना होगा, शायद ये कोई मजाक कर रहा है। निखिल ने तुरंत मना किया, क्या पागल हो, ऐसे हालात में बाहर जाना खतरनाक हो सकता है। अगर यह मजाक नहीं हुआ तो? मैंने भी निखिल का समर्थन किया। हमें फिलहाल कमरे में ही रहना चाहिए, बाहर जो कुछ भी है वो जल्दी ही चला जाएगा।
लेकिन खटखटाने की आवाजें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थीं। कुछ देर तक इंतजार करने के बाद रजत ने अपनी टॉर्च उठाई और कहा, अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो ये आवाजें पूरी रात हमें सोने नहीं देंगी। मैं जाकर देखता हूं। मैं और निखिल उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसने हमारी एक न सुनी। हारकर हम भी उसके साथ बाहर जाने को तैयार हो गए। जैसे ही हमने दरवाजा खोला, ठंडी हवा का तेज झोंका हमारे चेहरे पर लगा। चारों तरफ घना अंधेरा था। हम टॉर्च की रोशनी में खिड़की के पास पहुंचे, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह अजीब है, मैंने कहा। आवाजें यहीं से आ रही थीं, लेकिन यहां कुछ भी नहीं दिख रहा। तभी अचानक से पास के जंगल से किसी के भागने की आवाज आई। पत्तियां चरमरा रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत तेजी से भाग रहा हो। हमने टॉर्च उस दिशा में डाली, लेकिन वहां कुछ भी नजर नहीं आया। रजत ने धीरे से कहा, शायद ये आवाजें कुएं से आ रही होंगी। मुझे लगता है कि हमें वहां जाकर देखना चाहिए। निखिल ने तुरंत विरोध किया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हमने सुना है कि वो कुआं भूतिया है, वहां जाना बेवकूफी होगी। लेकिन रजत जिद पर अड्डा रहा। आखिरकार हमने उसकी बात मान ली और कुएं की तरफ बढ़ने लगे। रास्ता बर्फ से ढका हुआ था और चारों तरफ सिर्फ हमारी टॉर्च की हल्की रोशनी थी। जब हम कुएं के पास पहुंचे तो वहां की खामोशी ने हमें अंदर तक हिला दिया। ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ कोई अदृश्य शक्ति मौजूद हो। कुएं का पानी पूरी तरह जमा हुआ था और उसके चारों तरफ पुराने टूटे हुए पत्थर पड़े थे। तभी हमें कुएं के अंदर से किसी के सुबकने की आवाज सुनाई दी। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। यह क्या है? मैंने धीमी आवाज में पूछा। रजत ने टॉर्च कुएं के अंदर डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं दिखा। शायद यह हमारी कल्पना है, उसने कहा। लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च बंद की, कुएं के अंदर से तेज चीखने की आवाज आई। हम तीनों डर के मारे पीछे हट गए। निखिल ने चिल्लाते हुए कहा, मैं अब और यहां नहीं रुक सकता, हमें तुरंत वापस चलना चाहिए। हमने तुरंत फार्म हाउस की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे पीछे भाग रहा हो। हमारे कदमों की आवाज के साथ साथ और भी कदमों की गूंज सुनाई दे रही थी। जैसे तैसे हम फार्म हाउस पहुंचे और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। हमारी सांसें फूल रही थीं और हम सभी एक दूसरे की तरफ हैरान परेशान नजरों से देख रहे थे। यह क्या था? मैंने कहा। मुझे नहीं पता, रजत ने कहा, लेकिन जो भी था वो सामान्य नहीं था। हमने तय किया कि अब हम सुबह होने तक फार्म हाउस से बाहर कदम नहीं रखेंगे। लेकिन असली डर अभी बाकी था। रात के करीब 2 बजे होंगे। हम तीनों अब तक जाग रहे थे, लेकिन अचानक ही कमरे की लाइट झपकने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे बिजली कमजोर हो रही हो। क्या यह बिजली की दिक्कत है? निखिल ने पूछा। यहां बिजली की लाइन पुरानी है, शायद इसी वजह से, रजत ने कहा। लेकिन तभी कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। हमने खौफ के मारे उधर देखा। दरवाजे के पीछे सिर्फ अंधेरा था और फिर हमें एक परछाई नजर आई। वो परछाई धीरे धीरे हमारे कमरे के अंदर आने लगी। दरवाजे के पीछे दिख रही परछाई ने जैसे ही कमरे में कदम रखा, कमरे का माहौल अचानक ठंडा हो गया। ऐसा लग रहा था कि खिड़कियों से तेज हवा अंदर आ रही हो, लेकिन हमने हर खिड़की और दरवाजा बंद कर रखा था। रजत ने हिम्मत जुटाकर टॉर्च उस तरफ मारी, लेकिन रोशनी परछाई को पार कर गई। वो परछाई वहीं खड़ी रही, जैसे हमारी हर हरकत को देख रही हो। यह क्या हो रहा है? निखिल लगभग चीख पड़ा। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने रजत की तरफ देखा, लेकिन उसकी भी हालत खराब थी। मैंने धीरे से कहा, हमें यहां से भागना होगा, यह जगह सुरक्षित नहीं है। लेकिन जैसे ही हम दरवाजे की तरफ बढ़े, वो परछाई अचानक गायब हो गई। हम सब थम गए। कमरे में अब खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी असामान्य थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। मैंने पूछा, क्या तुम लोगों ने देखा? रजत ने सिर हिलाते हुए कहा, हां, लेकिन यह संभव कैसे है? यह कोई इंसान नहीं था। निखिल ने घबराकर कहा, हमें सुबह होने का इंतजार नहीं करना चाहिए, हमें अभी के अभी यहां से निकल जाना चाहिए। रजत ने उसे शांत करते हुए कहा, रुको, अगर हम इस समय बाहर गए तो और ज्यादा खतरा हो सकता है।
हमें यहीं रहकर सुबह तक इंतजार करना होगा। हमने तय किया कि हम कमरे में एक कोने में बैठकर रात काटेंगे। हमने लाइट बंद कर दी और एक एक टॉर्च हाथ में लेकर बैठ गए। रात के करीब 3 बज रहे थे। हमें लगा कि शायद सब कुछ शांत हो चुका है, लेकिन तभी खिड़की पर तेज खटखटाने की आवाज आई। रजत ने फुसफुसाते हुए कहा, यह फिर से शुरू हो गया। हमने खिड़की की तरफ देखा और इस बार खिड़की के बाहर वही सफेद साया खड़ा था। उसकी आंखें हमें घूर रही थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। रजत ने धीरे से कहा, हमें कुछ करना होगा, इसे ऐसे देखते रहना सही नहीं है। मैंने जवाब दिया, हम खिड़की के पास नहीं जाएंगे, बस यहां चुपचाप रहेंगे। लेकिन वो साया अचानक गायब हो गया और तभी कमरे की दीवार पर अजीब अजीब चिन्ह उभरने लगे। वो चिन्ह जैसे किसी भाषा के प्रतीत हो रहे थे, लेकिन हम उन्हें समझ नहीं सके। रजत ने कहा, यह सब फार्म हाउस के पीछे के कुएं से जुड़ा हुआ है। मैंने अपने दादाजी से सुना था कि इस कुएं में कोई आत्मा रहती है। गांव वाले कहते थे कि जिसने भी उस कुएं के पास रात बिताई है उसे कभी चैन नहीं मिला। निखिल ने गुस्से में कहा, तो तुमने ये हमें पहले क्यों नहीं बताया? रजत ने सर झुकाते हुए कहा, मुझे लगा कि यह सिर्फ एक कहानी है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह सच हो सकती है। हमने फैसला किया कि हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा। अगले कुछ घंटे हमने फार्म हाउस के चारों तरफ जांच पड़ताल में बिताए। अचानक हमें रजत के दादाजी के पुराने बक्से में एक डायरी मिली। उस डायरी में फार्म हाउस और कुएं से जुड़ी भूतिया घटनाओं का जिक्र था। डायरी में लिखा था, जो कुएं में झांकेगा वो खुद को नहीं बचा पाएगा। उस आत्मा का प्रकोप हर उस व्यक्ति पर पड़ेगा जो उसके इलाके में कदम रखेगा। यह पढ़कर हमारी रूह कांप गई। हमने महसूस किया कि हम तीनों अब उस आत्मा के निशाने पर हैं। जैसे ही हम डायरी पढ़ रहे थे, हमें फिर से वही कदमों की आवाज सुनाई दी। इस बार आवाजें ज्यादा तेज और नजदीक थीं। ऐसा लग रहा था कि कोई हमारी तरफ बढ़ रहा है। हम तीनों ने टॉर्च बंद कर दी और दरवाजे के पास छिप गए। हमने अपनी सांसें रोक लीं। कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। बाहर से तेज ठंडी हवा अंदर आ रही थी और फिर वहीं परछाई कमरे में दाखिल हुई। परछाई धीरे धीरे कमरे के अंदर बढ़ रही थी। उसकी आकृति अस्पष्ट थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा आकर्षण था जो हमें अपनी तरफ खींच रहा था। हमने कोने में छिपकर खुद को जितना हो सके शांत रखने की कोशिश की, लेकिन डर हमारे शरीर को जकड़ चुका था। निखिल ने हल्की आवाज में फुसफुसाया, ये क्या चीज है और ये हमसे क्या चाहती है? मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरे पास खुद इसका कोई जवाब नहीं था। परछाई ने कमरे के बीचों बीच रुककर एक पल के लिए खामोशी ओढ़ ली और फिर उसने ऐसा किया जो हमारे होश उड़ा देने के लिए काफी था। वो परछाई अचानक दीवार की तरफ मुड़ी और उसने अपनी लंबी पतली उंगलियों से दीवार पर खून जैसे लाल रंग से कुछ लिखना शुरू कर दिया। जैसे ही वो लिख रही थी, उसके साथ अजीब सी फुसफुसाने की आवाजें आने लगीं। वो फुसफुसाहटें किसी अनजान भाषा में थीं, जिन्हें समझ पाना असंभव था। मैंने रजत की तरफ देखा जो पूरी तरह जड़ हो चुका था। उसकी आंखें दीवार पर टिकी हुई थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वो उस परछाई के कब्जे में आ चुका हो। रजत! मैंने धीरे से उसे हिलाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें एक तक उस अजीब लेखन को घूर रही थीं। दीवार पर लिखे गए शब्द कुछ इस तरह थे, तुमने मुझे जगा दिया है, अब तुम मेरा हिस्सा बनोगे। ये पढ़ते ही मेरी रूह कांप उठी। मैंने निखिल को देखा जो घबराहट में कांप रहा था। हमें यहां से भागना होगा, उसने हकलाते हुए कहा। लेकिन समस्या यह थी कि वो परछाई अब दरवाजे के पास खड़ी थी। उसका पूरा ध्यान अब हमारी तरफ था। अचानक परछाई ने तेज चीख मारी। वो आवाज इतनी भयानक थी कि हमारे कान सुन्न हो गए। रजत, जो अब तक बिना कोई हरकत किए खड़ा था, अचानक नीचे गिर पड़ा। उसकी आंखें बंद थीं और उसके शरीर से भाप निकल रही थी, जैसे कोई उसका सारा तापमान छीन रहा हो। रजत! मैंने चिल्लाते हुए उसकी तरफ दौड़ने की कोशिश की, लेकिन निखिल ने मेरा हाथ पकड़ लिया। रुको, अगर तुम उसकी तरफ गए तो वो तुम्हें भी ले लेगी। लेकिन मैं अपने दोस्त को यूं नहीं छोड़ सकता था।
मैंने हिम्मत जुटाई और रजत के पास पहुंचा। उसका शरीर ठंडा और बेजान महसूस हो रहा था। तभी परछाई ने धीमी आवाज में कहा, कुएं के अंदर झांको और तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिलेंगे। मैंने निखिल की तरफ देखा। उसने कहा, यह हमारी सबसे बड़ी गलती होगी, लेकिन शायद यही एकमात्र तरीका है इस सबको खत्म करने का। हमने रजत को वहीं छोड़ दिया और कुएं की तरफ बढ़ने का फैसला किया। फार्म हाउस से बाहर निकलते ही हवा और ज्यादा ठंडी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल हमें रोकने की कोशिश कर रहा हो। कुएं तक पहुंचते पहुंचते हमें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा हो। हमने कई बार पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब हम कुएं के पास पहुंचे तो उसकी खामोशी और गहराई ने हमें अंदर तक डरा दिया। निखिल ने कहा, अब क्या, हमें इसके अंदर झांकना होगा, है ना? मैंने धीरे से सिर हिलाया। हम दोनों ने टॉर्च कुएं के अंदर डाली। अंदर सिर्फ गहरा अंधेरा था, लेकिन कुछ सेकंड बाद हमें पानी के ऊपर कुछ तैरता हुआ दिखाई दिया। वो किसी इंसान का चेहरा था। निखिल ने हकलाते हुए कहा, ये क्या है? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन हमें इसे खत्म करना होगा। तभी कुएं से वहीं परछाई बाहर निकली। इस बार उसका आकार पहले से बड़ा और ज्यादा डरावना था। उसने हमारी तरफ इशारा करते हुए कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम इस श्राप से बच नहीं सकते। निखिल ने चीखते हुए कहा, हमने कुछ नहीं किया, हमें छोड़ दो। लेकिन परछाई ने कुएं के पास पड़ी एक पुरानी किताब की तरफ इशारा किया। अगर तुम सच में बचना चाहते हो तो इसे पढ़ो, लेकिन याद रखना, कीमत चुकानी पड़ेगी। हम दोनों ने हिम्मत जुटाकर वो किताब उठाई। किताब की जिल्द काले रंग की थी और उस पर अजीब अजीब चिन्ह बने हुए थे। हम दोनों ने उस काली किताब को हाथ में लिया और जैसे ही हमने इसे खोला, ठंडी हवा का तेज झोंका हमें झकझोर गया। किताब के अंदर के पन्ने पीले और फटे हुए थे। उन पर अजीबोगरीब शब्द लिखे हुए थे जिन्हें हम पढ़ नहीं पा रहे थे। निखिल ने फुसफुसाते हुए पूछा, यह किस भाषा में है? मैंने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन हमें इसे समझने की कोशिश करनी होगी। शायद यही हमारा आखिरी मौका है। तभी किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे और एक पन्ने पर रुक गए। उस पन्ने पर लिखा था, जो शांति भंग करेगा उसे बलिदान देना होगा। निखिल ने घबराकर कहा, यह बलिदान का क्या मतलब है? क्या यह हमसे किसी की जान मांग रही है? मैंने धीमी आवाज में कहा, शायद यह उस आत्मा को शांत करने का तरीका है, लेकिन हमें और पता लगाना होगा। हमने किताब को और आगे पलटा। उसमें कुएं और फार्म हाउस के बारे में कई किस्से लिखे हुए थे, लेकिन एक किस्सा सबसे ज्यादा डरावना था। कुएं में आत्मा को कैद करने के लिए एक तांत्रिक ने इसे अपने खून से सील किया था, लेकिन हर 100 साल में यह आत्मा फिर से जागती है और इसे शांत करने के लिए एक इंसानी बलिदान देना पड़ता है। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। यह साफ था कि हमें अब फैसला लेना होगा, लेकिन सवाल यह था कि क्या हम उस आत्मा को शांत करने के लिए बलिदान देंगे या किसी और रास्ते की तलाश करेंगे। तभी फार्म हाउस की तरफ से रजत की चीखने की आवाज आई। रजत! मैंने चिल्लाते हुए कहा। निखिल ने कहा, हमें वापस चलना होगा, शायद वो खतरे में है। हमने किताब बंद की और तेजी से फार्म हाउस की ओर दौड़ पड़े। जब हम फार्म हाउस पहुंचे तो रजत कमरे के बीचों बीच बेहोश पड़ा हुआ था। उसकी सांसें धीमी चल रही थीं और उसके शरीर पर अजीब निशान उभर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी आत्मा को खींच रहा हो। तभी वही परछाई फिर से हमारे सामने प्रकट हुई। इस बार उसकी आवाज गूंज रही थी, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। अगर तुमने मेरी मांग नहीं मानी तो तुम तीनों इस श्राप के शिकार बन जाओगे। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, हम कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन हमें बताओ कि यह सब खत्म कैसे होगा। परछाई ने कहा, तुम्हें कुएं में जाकर मेरे लिए वो बलिदान देना होगा, लेकिन याद रखना, अगर तुमने गलती की तो तुम्हारा अंत भी तय है। यह सुनकर निखिल ने कहा, लेकिन हम कैसे तय करेंगे कि बलिदान कौन देगा? और अगर हमने ऐसा किया तो क्या यह सब सच में खत्म हो जाएगा? परछाई ने कोई जवाब नहीं दिया और गायब हो गई। अब हमारे पास दो ही विकल्प थे, या तो हम इस आत्मा के आगे झुककर बलिदान दें या फिर इसे हराने का कोई और तरीका खोजें। हमने किताब को फिर से खोला और उसमें छिपे रहस्यों को पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि
आत्मा को तब तक शांत नहीं किया जा सकता जब तक कि कोई इंसान अपनी मर्जी से खुद को कुएं में समर्पित न करे। हमने तय किया कि सुबह होने से पहले हमें यह सब खत्म करना होगा, क्योंकि जैसे जैसे रात बीत रही थी हमारा डर और आत्मा की शक्ति बढ़ती जा रही थी। हमें कुछ करना होगा, मैंने कहा। हम यहां बैठे बैठे मौत का इंतजार नहीं कर सकते। निखिल ने गंभीरता से कहा, तो फिर चलो कुएं के पास। लेकिन याद रखना, अगर हम फेल हुए तो ये आत्मा हमें कभी नहीं छोड़ेगी। हमने रजत को उठाया और उसे साथ लेकर कुएं की ओर बढ़ गए। अब हमारी परीक्षा शुरू होने वाली थी। हम रात के सन्नाटे में कुएं के पास खड़े थे। आसमान में घने बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की ठंडी हवा हमारे डर को और गहरा कर रही थी। रजत अब भी बेहोश था और उसके शरीर पर उभरते अजीब निशान तेज हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि समय हमारे हाथ से फिसल रहा है। निखिल ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, हमें फैसला करना होगा, लेकिन यह मत भूलो, यह आत्मा धोखा भी दे सकती है। क्या हमें इस पर भरोसा करना चाहिए? मैंने कहा, हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा, लेकिन अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम तीनों नहीं बचेंगे। हमने किताब के उन पन्नों को दोबारा पढ़ा जिनमें बलिदान का जिक्र था। उसमें साफ लिखा था कि बलिदान देने वाला व्यक्ति अपनी मर्जी से आत्मा के लिए समर्पित होना चाहिए। लेकिन एक और बात थी जिसने हमारा ध्यान खींचा। अगर आत्मा को धोखा देने की कोशिश की गई तो श्राप 3 गुना घातक हो जाएगा। हमने टॉर्च की रोशनी कुएं के अंदर डाली। उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ गहरा अंधेरा। लेकिन वो अंधेरा हमें अपनी ओर खींचने जैसा लग रहा था। तभी रजत ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे छोड़ दो, मैं ये बोझ और नहीं उठा सकता। अगर बलिदान देना ही है तो मैं तैयार हूं। हम चौंक गए। निखिल ने गुस्से में कहा, तुम पागल हो गए हो, हम कोई और रास्ता ढूंढ सकते हैं। लेकिन रजत ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैंने हमें इस मुसीबत में डाला है और अब इसे खत्म करना मेरी जिम्मेदारी है। हम रजत के साथ खड़े होकर सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। तभी कुएं के पास से एक धीमी आवाज आई, अगर तुम बलिदान देने से डरते हो तो एक और रास्ता है, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी होगी। यह वही परछाई थी, लेकिन अब उसका रूप बदल गया था। वो एक औरत की तरह दिख रही थी, सफेद कपड़े पहने हुए, और उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। मैंने पूछा, दूसरा रास्ता क्या है? उसने कहा, तुम में से कोई एक इस आत्मा का वाहक बन सकता है। इसका मतलब है कि आत्मा तुम्हारे अंदर वास करेगी, लेकिन तुम जीवित रहोगे। हालांकि इसका असर तुम्हारे मन और शरीर पर पड़ता रहेगा। निखिल ने कहा, ये और भी खतरनाक लगता है। परछाई ने हंसते हुए कहा, चुनाव तुम्हारा है, बलिदान दो या वाहक बनो, लेकिन ध्यान रखना समय समाप्त हो रहा है। हमने फैसला किया कि पहले हमें बलिदान के विकल्प को ही आजमाना चाहिए। रजत अब भी अपने फैसले पर अड़ा था। मैंने कहा, अगर तुम ये करना चाहते हो तो हमें यकीन दिलाओ कि यह तुम्हारी मर्जी से हो रहा है। रजत ने कहा, हां, लेकिन तुम दोनों को वादा करना होगा कि अगर यह काम नहीं करता तो तुम मेरी कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने दोगे। हमने उसकी बात मानी और तैयार होने लगे। हमने किताब के पन्नों को ध्यान से पढ़ा और उसमें दिए गए अनुष्ठान को शुरू किया। किताब में लिखा था कि बलिदान के समय कुएं में एक दीप जलाकर फेंकना होगा ताकि आत्मा को संतुष्ट किया जा सके। हमने दीप जलाया और रजत ने कुएं के किनारे पर खड़े होकर एक आखिरी बार हमारी तरफ देखा। अगर मैं नहीं लौटा तो मेरी गलती के लिए माफ कर देना। रजत ने धीरे धीरे कुएं में छलांग लगा दी। दीप भी उसके पीछे कुएं में गिरा। जैसे ही रजत कुएं के अंदर गया, जमीन कांपने लगी, हवा तेज हो गई और कुएं से अजीब सी चीखें आने लगीं। हम दोनों ने डरते हुए कुएं की तरफ देखा। कुछ पल बाद सब शांत हो गया। ऐसा लगा कि आत्मा शांत हो चुकी है। लेकिन तभी कुएं के अंदर से रजत की चीखने की आवाज आई, मुझे बचाओ, ये मुझे खा रही है। हम दोनों अवाक रह गए। हमने उसे बचाने के लिए कुएं की तरफ दौड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी कुएं के अंदर से एक भयानक शक्ति ने हमें पीछे धकेल दिया। परछाई फिर से प्रकट हुई। उसने कहा, तुमने बलिदान दिया, लेकिन आत्मा पूरी तरह शांत नहीं हुई। अब इसका असर तुम दोनों पर भी पड़ेगा। मैंने चिल्लाते हुए पूछा, लेकिन क्यों?
हमने तो तुम्हारी बात मानी थी। उसने कहा, हर चुनाव की कीमत होती है और तुम अब मेरे खेल का हिस्सा बन चुके हो। अचानक परछाई गायब हो गई और हमारे सामने कुएं के अंदर से रजत की परछाई बाहर निकल रही थी। कुएं से बाहर निकलती हुई परछाई धीरे धीरे रजत का आकार ले रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके हाव भाव सामान्य इंसान जैसे नहीं थे। हमने रजत को कुएं में कूदते हुए देखा था, लेकिन अब जो हमारे सामने था वो कुछ और ही था। मैंने कांपती आवाज में पूछा, रजत? परछाई ने धीरे धीरे हमारी तरफ देखा और एक कर्कश आवाज में कहा, मैं रजत नहीं हूं, अब मैं कुछ और बन चुका हूं। निखिल पीछे हटते हुए फुसफुसाया, यह रजत नहीं हो सकता, यह उस आत्मा का हिस्सा है। मैंने धीरे धीरे कहा, हमें इसे रोकना होगा, लेकिन कैसे? परछाई हमारी तरफ बढ़ने लगी। उसकी चाल अजीब और असमान थी, जैसे उसका शरीर खुद उसके काबू में नहीं था। उसने कहा, तुमने मुझे जागने पर मजबूर किया, अब तुम दोनों मेरी शक्ति का अनुभव करोगे। अचानक परछाई ने अपना एक हाथ उठाया और हवा में झटके से कुछ फेंकने जैसी हरकत की। तभी एक अदृश्य ताकत ने मुझे जमीन पर गिरा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरी छाती पर भारी पत्थर रख दिया हो। निखिल ने हिम्मत जुटाकर किताब उठाई और उसमें कुछ ऐसा ढूंढने लगा जो हमें इस स्थिति से बाहर निकाल सके। उसने किताब के पन्नों को तेजी से पलटते हुए कहा, यहां कुछ होना चाहिए, हमें इसे रोकने का तरीका खोजना होगा। किताब के एक पन्ने पर एक मंत्र लिखा हुआ था। उसमें लिखा था, जो परछाई को रोकना चाहे उसे खुद की आत्मा का बलिदान देना होगा। निखिल ने कहा, यह कैसा बलिदान है? क्या इसका मतलब है कि हमें अपनी जान देनी होगी? मैंने किताब को उसके हाथ से लिया और मंत्र को ध्यान से पढ़ा। उसमें यह भी लिखा था कि मंत्र को पढ़ने वाले को अपनी पूरी नीयत के साथ इसे दोहराना होगा। अगर उसकी नीयत जरा भी कमजोर हुई तो आत्मा और ताकतवर बन जाएगी। हमने फैसला किया कि हमें यह जोखिम उठाना होगा। मैंने निखिल से कहा, हम दोनों ये मंत्र पढ़ते हैं, शायद हमारी नीयत इस आत्मा को कमजोर कर सके। परछाई अब हमारे और करीब आ चुकी थी। उसकी आंखों से अजीब सी रोशनी निकल रही थी और उसका शरीर तेजी से बदल रहा था। हम दोनों ने एक साथ मंत्र पढ़ना शुरू किया। अंधकार को प्रकाश से हराएं, परछाई को उसके स्रोत से मिटाएं, आत्मा को उसके बंधन में वापस बांधो। जैसे ही हमने मंत्र पढ़ना शुरू किया, परछाई चीखने लगी। उसकी चीखें इतनी तेज थीं कि हमारे कान सुन्न हो गए। उसने हमें रोकने की कोशिश की, लेकिन मंत्र का असर उसे कमजोर कर रहा था। तभी परछाई ने अचानक रजत के शरीर को छोड़ दिया और हवा में घुलने लगी। लेकिन जाते जाते उसने एक आखिरी बात कही, तुमने मुझे अब भी हराया है, खत्म नहीं किया, मैं वापस आऊंगी। परछाई के गायब होते ही रजत का शरीर जमीन पर गिर गया। हमने दौड़कर उसे उठाया। उसकी सांसें वापस चलने लगी थीं, लेकिन वो कमजोर लग रहा था। क्या क्या हुआ? रजत ने धीरे धीरे पूछा। मैंने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम वापस आ गए, सब ठीक हो गया। उस रात के बाद सब कुछ शांत लग रहा था। फार्म हाउस अब भी खड़ा था, लेकिन उसमें जाने की हिम्मत हम में से किसी में नहीं थी। हमने उस किताब को कुएं में फेंक दिया और उसे हमेशा के लिए बंद करने का फैसला किया। लेकिन मन में अब भी यह सवाल था कि क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया था या यह केवल शुरुआत थी। कुछ दिन बीत चुके थे, लेकिन उस रात की यादें अब भी हमारे मन में बसी हुई थीं। रजत ठीक तो लग रहा था, लेकिन उसके शरीर पर अभी भी अजीब निशान मौजूद थे। ये निशान कभी गहरे हो जाते तो कभी हल्के। एक रात जब हम सब फार्म हाउस से लौटकर अपने घरों में थे, निखिल ने मुझे फोन किया। उसकी आवाज घबराई हुई थी। यार, मुझे लगता है कि यह खत्म नहीं हुआ है। रजत के शरीर पर जो निशान हैं वो किसी तरह से आत्मा से जुड़े हुए हैं। मैंने पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? उसने जवाब दिया, क्योंकि मैंने किताब में कुछ और पढ़ा था जो हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए। निखिल ने बताया कि किताब में एक जगह लिखा था, अगर आत्मा को पूरी तरह खत्म न किया जाए तो उसका असर उस व्यक्ति पर रहेगा जिसने बलिदान देने की कोशिश की थी। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा, इसका मतलब है कि रजत अब भी खतरे में है। हमें फिर से फार्म हाउस लौटना होगा और उस आत्मा के बारे में और जानना होगा। अगली रात हम तीनों, मैं, निखिल और रजत, फिर से उस फार्म हाउस की ओर रवाना हुए।
इस बार हमारे मन में ज्यादा डर और अनिश्चितता थी। रजत चुप था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। जब हम फार्म हाउस पहुंचे तो वहां का माहौल और भी डरावना लग रहा था। हर चीज शांत थी, लेकिन वो शांति असामान्य थी, जैसे कोई बड़ी घटना होने वाली हो। हमने कुएं के पास जाकर देखा। कुएं के चारों तरफ की जमीन अब काली पड़ चुकी थी, जैसे वहां कुछ जल गया हो। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि कुएं से हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई अंदर से हमें बुला रहा हो। रजत ने सहमते हुए कहा, मुझे लगता है कि यह आवाज मुझे ही बुला रही है। मैंने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, तुम अब और खतरा मोल नहीं ले सकते। हमें इस बार इसे पूरी तरह खत्म करने का तरीका खोजना होगा। हमने फार्म हाउस की तलाशी लेना शुरू की। हमें याद आया कि फार्म हाउस के नीचे एक पुराना तहखाना था, जिसे हम पहले नहीं देख पाए थे। जब हम तहखाने में पहुंचे तो वहां की दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। उन चिन्हों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी प्राचीन तांत्रिक अनुष्ठान का हिस्सा हो। दीवारों पर एक जगह लिखा था, आत्मा को बांधने के लिए उसे उसके स्रोत पर वापस ले जाओ। हमने अंदाजा लगाया कि आत्मा का स्रोत शायद कुएं के नीचे था, लेकिन सवाल यह था कि हम वहां कैसे पहुंचेंगे। तभी तहखाने के कोने में हमें एक सीढ़ी दिखी, जो नीचे किसी और गहराई में जा रही थी। हमने हिम्मत जुटाई और उस सीढ़ी से नीचे उतरने लगे। वहां का माहौल दमघोंटू था। दीवारों पर लगी मशालें खुद ब खुद जलने लगीं, जिससे हमें थोड़ा रास्ता दिखाई देने लगा। नीचे पहुंचकर हमने देखा कि वहां एक बड़ा कमरा था, जिसके बीचों बीच एक पत्थर की वेदी थी। वेदी के ऊपर वही किताब रखी थी जिसे हमने कुएं में फेंका था। ये यहां कैसे आ गई? निखिल ने डरते हुए कहा। रजत ने किताब की ओर देखते हुए कहा, शायद यही आत्मा का स्रोत है। हमें इसे नष्ट करना होगा। जैसे ही हमने किताब की ओर कदम बढ़ाए, पूरा कमरा हिलने लगा। दीवारों से खून जैसा लाल तरल बहने लगा और हवा में परछाइयां तैरने लगीं। अचानक वही परछाई हमारे सामने प्रकट हुई। उसने गुस्से में कहा, तुमने मुझे कमजोर किया, लेकिन खत्म नहीं किया। अब मैं तुम्हारे शरीर और आत्मा पर कब्जा कर लूंगी। हमने किताब को उठाया और उसे जलाने की कोशिश की, लेकिन किताब ने आग पकड़ने के बजाय अपने आप खुलना शुरू कर दिया। उसमें से एक तेज रोशनी निकली और आत्मा चीखने लगी। हमने समझ लिया कि किताब ही आत्मा का केंद्र है। हमने अपने पास की मशालों को एक साथ किताब पर फेंक दिया। किताब जलने लगी और आत्मा दर्द भरी चीखों के साथ गायब हो गई। जैसे ही किताब पूरी तरह जलकर राख हो गई, पूरा कमरा शांत हो गया। कुएं की आवाजें भी बंद हो गईं। ऐसा लग रहा था कि आत्मा अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। हमने राहत की सांस ली और बाहर आ गए। रजत के निशान भी धीरे धीरे गायब होने लगे। उस डरावनी रात के बाद हम तीनों ने तय किया कि हम कभी इस फार्म हाउस के करीब नहीं आएंगे। रजत अब ठीक हो चुका था और वो भी अपने जीवन को एक नई शुरुआत देना चाहता था। लेकिन मन में एक सवाल हमेशा रहेगा, क्या आत्मा सच में खत्म हो गई थी या वो फिर से लौटने का इंतजार कर रही थी? कुछ दिन बीत चुके थे, लेकिन उस रात की भयावह यादें हमें चैन से नहीं रहने दे रही थीं। रजत ने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। उसके शरीर पर जो काले निशान बने थे, वो अब गहरे होते जा रहे थे। एक रात मुझे अचानक निखिल का फोन आया। उसकी आवाज कांप रही थी। यार, मुझे लगता है कि यह सब खत्म नहीं हुआ है। रजत पर कुछ गलत असर पड़ रहा है। मैं उसे देखने गया था और उसने मुझसे अजीब अजीब बातें की। मैंने पूछा, क्या कहा उसने? उसने कहा कि वो हर रात अजीब सपने देख रहा है। सपनों में वो बार बार उसी कुएं के पास खड़ा होता है और कोई उसे अंदर खींचने की कोशिश करता है। अगले दिन हम रजत से मिलने पहुंचे। वो बेहद कमजोर लग रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और उसकी बातों में झुंझलाहट साफ झलक रही थी। तुम दोनों क्यों आए हो? मुझे अकेला छोड़ दो, उसने गुस्से में कहा। मैंने कहा, रजत, हमें लगता है कि जो कुछ भी हुआ वो अब भी तुम्हारे साथ हो रहा है। हमें इस सब का सामना करना होगा। रजत ने गहरी सांस ली और कहा, मैं खुद से लड़ रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर कुछ और है। वो मुझसे बात करता है, मुझे धमकाता है। हमने फैसला किया कि हमें फिर से फार्म हाउस जाना होगा।
ये खतरनाक था, लेकिन यही एकमात्र रास्ता था। हमने रजत को साथ लाने का फैसला किया, क्योंकि हमें लगा कि यह सब कुछ उससे जुड़ा हुआ है। जब हम फार्म हाउस पहुंचे तो माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना था। फार्म हाउस की दीवारें अब काले रंग की दिख रही थीं और कुएं के पास घनी धुंध फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जगह जिंदा हो। जैसे ही हम कुएं के पास पहुंचे, उसमें से एक धीमी खतरनाक आवाज आने लगी। वो आवाज रजत का नाम पुकार रही थी। रजत, रजत, वापस आओ। रजत के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उसने कहा, मैं इस आवाज को हर रात अपने सपने में सुनता हूं। मुझे नहीं पता कि यह मुझे क्यों बुला रही है। हमने फैसला किया कि हमें फार्म हाउस में छिपी किताब को ढूंढना होगा। किताब को हमने कुएं में फेंक दिया था, लेकिन हमें शक था कि वो अब भी वहीं हो सकती है। फार्म हाउस के अंदर हमें वही तहखाना मिला जहां हम पहले गए थे। इस बार तहखाने में अजीब सी गंध थी और दीवारों पर खून जैसे निशान थे। हमने दीवार पर लिखी इबारतें पढ़ी। आत्मा केवल तभी मुक्त होगी जब उसका वाहक उसे खुद से अलग कर दे। हम समझ गए कि रजत अब उस आत्मा का वाहक बन चुका है। तहखाने के बीचों बीच वही किताब रखी थी। ये देखकर हमारी रूह कांप गई। किताब पर धूल की मोटी परत थी, लेकिन वो खुद ब खुद हिल रही थी, जैसे उसमें कोई जिंदा चीज हो। रजत ने कांपते हुए कहा, शायद यही वो चीज है जिसने मुझे बांध रखा है। हमें इसे खत्म करना होगा। जैसे ही हमने किताब को छूने की कोशिश की, कमरे की दीवारें हिलने लगीं। अचानक किताब के ऊपर से एक काली परछाई बाहर निकली। तुम फिर से आए हो मुझे खत्म करने? परछाई ने एक भयानक आवाज में कहा। तुम नहीं जानते कि मैं क्या कर सकती हूं? रजत अब मेरा हिस्सा है। अगर तुमने मुझे खत्म करने की कोशिश की तो उसे भी मरना पड़ेगा। हम तीनों सहमे हुए खड़े थे। आत्मा ने हमें चुनौती देते हुए कहा, अगर तुम रजत को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी एक परीक्षा देनी होगी। हमने डरते हुए पूछा, कैसी परीक्षा? आत्मा ने कहा, तुम में से कोई एक मेरी जगह लेने को तैयार हो। अगर तुमने हिम्मत दिखाई तो मैं रजत को छोड़ दूंगी। मैं और निखिल एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हमें पता था कि आत्मा से खेलना आसान नहीं था, लेकिन हमने फैसला किया कि हमें यह जोखिम उठाना होगा। मैंने कहा, अगर यह करना ही होगा तो मैं तैयार हूं। आत्मा ने हंसते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या चुना है। हमने किताब में दी गए अनुष्ठान को दोबारा पढ़ा। उसमें लिखा था कि आत्मा को बांधने के लिए बलिदान देने वाले को अपने पूरे होश और नियत के साथ अनुष्ठान करना होगा। हमने अनुष्ठान शुरू किया। आत्मा ने हमें रोकने की हर कोशिश की। उसने हवा में चीखें छोड़ी, दीवारों से हाथ बाहर निकलने लगे और पूरा कमरा कांपने लगा। मैंने अनुष्ठान पूरा किया। अचानक आत्मा एक तेज चीख के साथ गायब हो गई। रजत जमीन पर गिर गया, लेकिन वो अब होश में था। उसके शरीर के निशान गायब हो चुके थे, लेकिन मैं खुद अजीब महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ मेरे अंदर समा गया हो। हमने किताब को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। फार्म हाउस से निकलने के बाद सब कुछ शांत लग रहा था। रजत और निखिल सुरक्षित थे, लेकिन मेरे मन में एक डर बना हुआ था। क्या आत्मा सच में खत्म हो गई थी, या वो अब मेरे अंदर थी?